फ्रेंड्स, आज हम लास्ट ईयर के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, वे एक दूसरे के साथ चलते हैं। उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है। अलग नहीं है तो मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी पूरक हैं। अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योगों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। खाली उद्योगों से हम क्या करेंगे, और उद्योग नहीं होंगे तो कृषि को भी ज़्यादा फायदा। खाली कृषि से भी कार्य नहीं चल सकता। अब ये कैसे, ये भी बताते हैं जरा। कृषि कृषि क्या करती है, उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार का अगर आप उद्योग खोलने जा रहे हो, मान लो चीनी मिल खोल रहे हो, तो चीनी को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। गन्ना, बिस्किट की फैक्ट्री खोल रहे हो तो कच्चा माल चाहिए। गेहूँ या जिस भी मटेरियल से आप बिस्किट बना रहे हो वो कृषि उत्पाद से ही प्राप्त होगा। आप किसी प्रकार का वस्त्र बना रहे हो तो वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। तो ज़्यादातर मामलों में ही, सभी उद्योगों की बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ उद्योगों को अपना कच्चा माल खनन से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर उद्योगों को अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कृषि उत्पाद उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अब उद्योग क्या करते हैं, उद्योग बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, खरपतवार नाशक बनाते हैं, नए प्रकार का उर्वरक बनाते हैं, नई ऐसी टेक्नोलॉजी से युक्त मशीनें बनाते हैं जिससे कृषि में बहुत हेल्प होती है। और जब एक किसान उद्योगों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों का प्रयोग करता है तो उसकी कृषि में बढ़ोतरी होती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो उसको बेच के काफ़ी माल कमाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि को भी उद्योगों से बहुत अधिक फायदा होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हमने देखा कि उद्योगों द्वारा की गई हेल्प से कृषि में उत्पादन बढ़ गया। अब सीधी सी बात है, कृषि का उत्पादन जब बढ़ेगा तो उद्योगों का उत्पादन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि अपना ज़्यादा प्रोडक्शन कृषक किसको बेचते हैं, उद्योगपतियों को बेचते हैं, और वो इस कच्चे माल का उपयोग करके ज़्यादा उत्पाद अपना तैयार करते हैं। तो कृषि में बढ़ोतरी होने से उद्योगों को डेफिनेटली फ़ायदा ही होता है। इसके अलावा उद्योगों ने ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, अच्छे प्रकार के वाहन बना दिए हैं, नई सड़कों को अच्छे से बनाने में भी उद्योगों का बहुत अधिक योगदान है। इससे क्या हो रहा है, कृषि द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को फटाफट से मार्केट में बेचा जा रहा है, बहुत आसानी से मार्केट में वो माल उपलब्ध हो जा रहा है और कृषक अपना माल आसानी से मंडियों में बेच पा रहे हैं। तो उद्योग और कृषि हम देखते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग दुनिया के दूर दराज के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण है। रेशम मार्ग की बात हो रही है। रेशम मार्ग क्या है, रेशम मार्ग देखो जरा, ये वर्ल्ड मैप है। जब जिस टाइम की रेशम मार्ग की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये आपके दुनिया के जो लोग थे, ये इधर आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ना तो इन कॉन्टिनेंट को जानते थे ना ही वो ऑस्ट्रेलिया को जानते थे। उनके लिए दुनिया क्या थी, यहाँ चाइना से शुरू होती थी, इधर थोड़ा अफ्रीका का उत्तरी भाग और ये यूरोप, यही पूरा वर्ल्ड था। तो जो भी उत्पाद यहाँ पर होते थे एक दूसरे को बेचे खरीदे जाते थे। तो ये चाइना से लेकर इधर इंडोनेशिया की तरफ से, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, इन सब हिस्सों से सारा सामान कहाँ बेचा जाता था, यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका के देशों में इसको बेचते थे। और यहाँ पर ये यूरोप का हिस्सा है, यहाँ पर हम अपना सामान ले जाकर बेचते थे। जिस भी रास्ते थे उससे उस टाइम पे सामान लेकर बेचा जाता था उसको रेशम मार्ग कहते थे। रेशम मार्ग इसलिए कहते थे क्योंकि भारत और चाइना, इन दो जगहों से सबसे ज़्यादा व्यापार रेशम का ही होता था। तो इनको हम क्या बोलते थे, रेशम मार्ग बोला करते थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि रेशम मार्ग ने सारी दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। तो ज़रा समझेंगे कि इतिहासकारों ने जमीन और समुद्र के रास्ते कई रेशम मार्गों की खोज की जो एशिया के विशाल क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं और एशिया को यूरोप के उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हैं। एशिया को किससे जोड़ रहा है रेशम मार्ग, एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ रहा है। तो रेशम मार्ग के थ्रू व्यापार किस चीज़ का होता था, रेशम का तो होता ही होता था डेफिनेटली। इसके अलावा चीन से मिट्टी के बर्तन लेते थे, भारत और दक्षिण एशिया से कपड़ा, मसाले, वो सब भी हम दूसरी दुनिया को बेचा करते थे। और बदले में क्या लेते थे, हमारे पास तो खाने पीने की पर्याप्त चीज़ें थी, तो बदले में हम सोना लेते थे, चांदी लेते थे, ऐसी कीमती धातु लेते थे, मोती, रत्न, ये सब हम दूसरे देशों से अपने देश में लाते थे और संपन्नता को अपनी बढ़ाते थे। तो हमारे कॉन्टिनेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, हमें विलासिता की चीज़ें मिल रही है क्योंकि खाना पीना भरपूर है, और दूसरे कॉन्टिनेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। रेशम मार्ग से उसको क्या मिल रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन और नए नए वस्त्र इत्यादि उसको प्राप्त हो रहे हैं।
तो जब एक व्यापारी व्यापार करने के लिए किसी भी देश से दूसरे देश की तरफ चलता है, तो जो उसे रास्ते में एक दिन में वो नहीं पहुंचता था। पहले कोई एरोप्लेन तो था नहीं, बैठे और पहुंच गए। जब वो समुद्र मार्ग से जा रहा है, स्थल मार्ग से जा रहा है, तो अपने साथ काफ़िला लेके चलता था पूरा। अब काफ़िला किसी गांव में कुछ दिन स्टे कर रहा है, फिर थक गए, फिर थोड़े और गांव में रुक गए, तो जगह जगह रुकते हुए चलते थे। तो जिन जगहों पर भी वो जाते थे, वहाँ पर अपने साथ एक व्यापारी अपना ज्ञान लेके चलता है, अपने विचार, मूल्य, कौशल, अपने नए आविष्कार, अपनी जीवन शैली, खान पान के आते, धार्मिक विश्वास, ये सब चीज़ें ये कुछ कुछ वहाँ के लोगों को सिखाते थे, और ऐसी ही सब चीज़ें कुछ कुछ वहाँ के लोगों से सीखते थे। तो इस प्रकार एक व्यापारी अकेला नहीं चलता, इन सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है। पूरे विश्व में जहाँ से भी गुजरता है, अपनी ये बातें वहाँ पर छोड़ता जाता है। कोई ना कोई आदत उसकी ऐसी होती है जो वहाँ के लोग अपना लेते हैं, और कोई ना कोई आदत ऐसी होती है जो व्यापारी उन लोगों से सीख जाता है। चाहे वो खाने पीने के विषय में नई आदत हो, पूजा पद्धति के विषय में नई आदत हो, रहन सहन, मूल्य, या कोई नए आविष्कार, नए ज्ञान की बात ही सीख जाए। तो इस प्रकार रेशम मार्ग क्या कर रहा था, न केवल ज्ञान को फैला रहा था, बल्कि लोगों के खाने पीने की आदतें, संस्कृति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे देश में जितना भी चाइनीज़ फूड है, ये बहुत पहले से इंडिया में आ चुका है। अभी नहीं आया ये चाइनीज़ फूड, बहुत पहले से इंडिया में आ चुका है। कब से? रेशम मार्केट टाइम से ही हम इसको सेवन करते आ रहे हैं। हालांकि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में ज़्यादा फैला था, और जो हमारा मेन इंडिया का मेन लैंड है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में ये पनपा बौद्ध धर्म, जो कि उत्तर भारत में पनपा था, बिहार में। तो यहाँ के जो बौद्ध धर्म यहाँ पे पनपा, यहाँ पे फैला। अब ये धीरे धीरे चाइना में भी पहुँचा, सिंगापुर, तिब्बत, थाईलैंड, यहाँ तक कि तिब्बत, थाईलैंड के अलावा नीचे अफ्रीका, अफ्रीका नहीं, एशिया की कुछ कंट्रीज़ में भी ये फैल गए। यूरोप के कुछ कंट्री में भी बौद्ध धर्म फैल गया। तो ये किसके द्वारा फैला? ये पूरा का पूरा सिल्क रूट के द्वारा ही फैला था। तो इस प्रकार सिल्क रूट सांस्कृतिक लेन देन में, आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नई फसलें अस्तित्व और कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इस कथन का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान कीजिए। साक्ष्य मतलब होता है सबूत। लाओ भाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कहीं कुछ पढ़ा लिखा है कि नई फसल के होने से किसी का अस्तित्व बच गया, यानी किसी का जीवन बच गया, या किसी का कल्याण हो गया, या किसी का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी अस्तित्व पर प्रभाव डाल रही है नई फसलें, किसी का कल्याण कर रही है, कल्याण खत्म कर रही है, इसके बारे में बताओ। और तुम ये कह रहे हो तो कोई ना कोई सबूत पेश करो। तो चलो, साक्ष्य का मतलब ये था सबूत पेश करो। सबूत क्या पेश करेंगे हम ये बता देंगे हमने इस किताब में पढ़ा है, इस किताब में लिखा है, या ऐसा था। तो यही साक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नई फसल का अस्तित्व किस प्रकार प्रभाव करता है। नई फसलें अस्तित्व और कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। यह निम्न कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है। यूरोप की गरीब जनता द्वारा साधारण से आलू का उपभोग करने पर उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत आयु बढ़ गई। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, वहाँ उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी। ऐसे में एक नई फसल का अस्तित्व में आना, आलू जैसी फसल का, जो अच्छी खासी ठंड में भी उग जा रहा है, और उगने के बाद इतनी अच्छी मात्रा में उग रहा है, उसको खा के उनको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है, शर्करा प्राप्त हो रहा है, कि उनका जीवन बच गया। वो लोग मरने को हो रहे थे, लेकिन उनका जीवन किसने बचा लिया? आलू ने। हम लोग तो आज के टाइम में बोलते हैं अरे आलू क्या, रोज़ रोज़ आलू कौन खाए, आलू क्या, हर सब्जी में आलू, आलू की कोई वैल्यू नहीं समझते। बल्कि यूरोप के लोगों का जीवन किसने बचा लिया? साधारण से आलू ने। और उनकी एवरेज एज भी बढ़ गई उसके बाद से, यानी कि उनकी उम्र में भी बढ़ोतरी हुई। अब आलू पे वो लोग इतने निर्भर हो गए, एक फसल पे देखो इतने निर्भर हो गए कि आयरलैंड के सबसे गरीब किसान आलू पे जिंदा रहने लग गए। आलू ही उगाते थे, आलू सबसे सस्ता था, अच्छी मात्रा में उग जाता था, पूरा परिवार आलू ही खाता था। जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी, आलू में एक बार उन्होंने फसल उगाई 1840 में, उनकी फसल में क्या कीड़ा लग गया, कोई बीमारी लग गई, सारी की सारी आलू की फसल नष्ट हो गई। जब आलू ही नहीं रहा, और उन्होंने पूरे खेतों में आलू उगा रखा था, कोई और फसल तो थी नहीं, पूरी फसल नष्ट होने से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग भूख से मर गए। यानी एक फसल किसी के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसका साक्ष्य आपको देखने को मिलता है 1840 में, जब पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने से क्या हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ
आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र का अर्थ ही ये होता है कि वो जो सत्ता है वो अपने देश के सभी लोगों में मिल बांट कर चलाता है। जब तक सत्ता सब लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो लोकतंत्र की मूल भावना ये क्या है, सत्ता की साझेदारी। अब ऐसा क्यों करता है लोकतंत्र, सत्ता की साझेदारी करता क्यों है? तो सत्ता की साझेदारी करती क्या है, सामूहिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। कोई भी किसी भी प्रकार के अगर सामाजिक समूह उस देश में हैं, तो जब हमने इस बार दो समूह हैं, एक समूह को भी सत्ता में हिस्सेदार बना लिया, दूसरे को भी बना लिया, तो उनके बीच संघर्ष होगा ही नहीं। अगर लोकतंत्र में ऐसा किया जाने लगे कि एक ही समूह को सारी पावर दे दी जाए तो ऑब्वियसली उनके बीच लड़ाई होगी। तो लोकतंत्र की मूल भावना ये नहीं है। लोकतंत्र की मूल भावना क्या है कि लोगों का कल्याण हो, इसके लिए सत्ता की साझेदारी को अपना कर चला जाता है। तो पहला पॉइंट यही होगा कि सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में सहायता करती है। दूसरा, हम सत्ता की साझेदारी को क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित, स्थिरता होने का मतलब है बार बार सरकार नहीं गिर रही है, बार बार तख्ता पलट नहीं हो रहा है। तख्ता पलट कब होता है, जब एक सरकार जो अभी प्रेजेंट में है उसके काम इतने गलत हैं कि जनता चाहती नहीं कि वो रहे, तो सेना का शासन लिया, सेना आई, सेना ने उनको हटा दिया। अब उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन ठीक से बनाया नहीं, सेना भी नए रूल रेगुलेशन ले आए, फिर कुछ टाइम में फिर विरोध हुआ, फिर सरकार दूसरी बन गई। तो ऐसी सरकार को अस्थिर सरकार कहते हैं। और अस्थिर सरकार तभी बनती है जब जनता संतुष्ट नहीं होती है। अब जनता संतुष्ट रहेगी तो राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता बनी रहेगी। तो सत्ता की साझेदारी जब होगी, सबको ही सत्ता में भागीदारी बनाया जाएगा, तो सब संतुष्ट रहेंगे। तो इस प्रकार सबके संतुष्ट होने से राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी इसका एक अच्छा माध्यम है। यह सामाजिक संघर्षों, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को नियंत्रित करती है। कौन? सत्ता की साझेदारी। किसी प्रकार की हिंसा को नहीं होने देती। और यह एक वैध सरकार वह है जहाँ नागरिक भागीदारी के माध्यम से शासन प्रणाली में हिस्सेदारी हासिल करें। तो एक वैध सरकार तभी कहलाएगी जहाँ नागरिकों को राजनीति में क्या मिल रहे हैं, हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। अगर हम लोगों को ही लोकतंत्र में शामिल नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र का विनाश या अंत कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि जो विकेंद्रीकरण है भारत में, ये क्यों किया गया है। अब विकेंद्रीकरण को समझो। ज़्यादातर देशों में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार बड़े लेवल पे काम करती है, राज्य सरकार राज्य में काम करती है। देश की सुरक्षा से जुड़े सभी कानून, देश की अंदरूनी मामलों से जुड़े सभी कानून सब केंद्र बनाता है, लेकिन अपने राज्य के लिए पर्टिकुलर क्या व्यवस्था करनी है ये राज्य सरकार तय करती है। लेकिन ऐसे में क्या क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के थोड़ी थोड़ी पावर लेकर वो क्या कर दिया गया, लोकल पार्ट्स को दे दिया गया। कोई गांव है, छोटा छोटा शहर है, वहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक तीसरी सरकार बना दी जिसे कहा गया स्थानीय सरकार। तो इस व्यवस्था को कहा गया सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी पावर केवल केंद्र सरकार के हाथ में, यानी एक हाथ में ना देकर पावर का हमने बंटवारा कर दिया। तो जब पावर को हमने सबसे छोटे लोकल हिस्से तक भी पहुंचा दिया तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको समझो। हमने जो है छोटे छोटे नागरिक तक पहुंचा दिया है। पहले पंचायत राज स्थापित किया, वहाँ प्रधान होगा, प्रधान अपने वार्ड मेंबर से बोलेगा, वार्ड मेंबर यानी हमारे जैसे लोकल इंसान हो गए, इनके पास भी पावर चलेगी कि कौन सा काम होगा, कहाँ पे हमारे एरिया में सड़क बनेगी, कुआं बनेगा। तो यानी पावर सिर्फ हाई लेवल पे ना रहकर लोकल लेवल तक आ गई। तो ऐसा किया क्यों गया, इसलिए किया गया क्योंकि नागरिकों को अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी, यानी जो प्रधानमंत्री बना बैठा है उसे थोड़ा ना पता है कि किस इलाके के कौन से कोने में कौन सी सड़क टूटी पड़ी है, कौन सी गली में गड्ढा खुद गया है। तो ये तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही जानते होंगे। तो उनको ही उनके हाथ में ही सौंप दिया गया, भाई तुम्हारे एरिया में ये गड़बड़ हो रही है, हम तुम्हें पैसा प्रदान करेंगे, तुम इसको ठीक कराओ। तो इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है कि नागरिकों को अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। दूसरा, उन्हें इस बारे में भी बेहतर जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और चीज़ों का प्रबंधन किस प्रकार करना है, यानी कि हमारे गांव को या हमारे एरिया को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे एरिया को सिनेमा हॉल की ज़रूरत है या स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से लोग तय करते हैं कि जो पैसा सरकार से हमें प्राप्त है उसको हम खर्च कहाँ करें।
नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोगों के निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना संभव है। यानी कि लोग प्रत्यक्ष रूप से अगर कहीं भाग लेते हैं लोकतंत्र में तो वो स्थानीय स्तर पर ही लेते हैं। इससे लोकतंत्र भागीदारी की आदत डालने में मदद मिलती है। तो यानी साफ है, लोकतंत्र में भागीदारी को कौन बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण भी लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं। थैंक यू।